जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट जिला जेल में 2 कैदियों के बीच हुई मारपीट, जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। एक ही परिवार के 3 और सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में फिर उजागर हुई चिकित्सकों की लापरवाही, मरीज के परिजन ने लगाया गंभीर आरोप। सीएलसी राउंड के माध्यम से एडमिशन के लिए जटाशंकर महाविद्यालय में उमड़ी छात्रों की भीड़, दिन भर बना रहा मेला जैसा माहौल। चरेगांव सोसाइटी के प्रबंधक पर 440 क्विंटल धान और 30 लाख रुपए गबन का ग्रामीणों ने लगाया आरोप, जांच की मांग की। दहेज हत्या के मामले में आरोपी गिरहानी उर्फ गिरानी लिल्लारे 35 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने किरणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम लवेरी निवासी इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 54,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी गिरानी का विवाह प्रभाबाई के साथ 22 फरवरी 2014 को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद आरोपी गिरानी और प्रभाबाई अपने पिता श्रीराम बम्बुरे के यहाँ ग्राम लवेरी में रहते थे। इस दौरान आरोपी गिरानी पत्नी प्रभाबाई से अपने पिता के नाम की जमीन और मकान बनाने के लिए तथा दुकान खोलने के लिए बार बार दबाव बनाता था। प्रभाबाई के मना करने पर वो आरोपी की गिरानी प्रभाबाई को मायके वाले के सामने ही मारपीट कर प्रताड़ित करते रहता था, जिस कारण प्रभाबाई शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित रहने लगी थी। प्रभाबाई के पिता के मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया, तब नया मकान बनाने के उपरांत अभियुक्त गिरानी एवं प्रभाबाई अपने 2 बच्चों के साथ मकान में रहने लगे थे। उसके बाद भी अभियुक्त गिरानी जमीन की मांग करता रहता था और मारपीट भी करते रहता था, जिससे तंग आकर प्रभाबाई ने 9 सितंबर 2019 को कीटनाशक दवाई थाइमेट का सेवन कर लिया था, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान 9 सितंबर 2019 को ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपी गिरानी लिल्लारे के विरुद्ध धारा 498A, 304B भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में अभियुक्त गिरानी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र देशमुख ने पैरवी की थी। ये गिरानी लिल्लारे जो है ग्राम लवेरी थाना किरणापुर का निवासी था। इसने अपनी पत्नी को 5 डिसमिल जमीन और 50,000 रुपये के लिए काफ़ी प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के कारण उसके द्वारा थाइमेट खा के आत्महत्या कर ली गई, जिसकी रिपोर्ट पर थाना किरणापुर के द्वारा मामला 304B, 306, 498 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दर्ज किया गया था, जिसमें आज माननीय श्री मनोज तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी गिरानी लिल्लारे को आजीवन कारावास से 304B में दंडित किया गया है। साथ ही उसे 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। 498 में उसे 2 वर्ष की सज़ा तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी गई है और ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चरेगांव साग समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों ने चरेगांव साग समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच करने की मांग कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीते वर्ष भी चरेगांव साग समिति में बहुत अधिक लापरवाही, अनियमितता, घोटाला किया गया था, जिस कारण बीते वर्ष भी एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की नौबत आई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा बीते दिनों वार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ, जब पूरे वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा उपस्थित जनों के द्वारा पेश किया गया। इस पूरे मामले में लापरवाही और अनियमितता करने वाले चरेगांव सोसाइटी प्रबंधक व अन्य कर्मचारी की सेवा समाप्त किए जाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की गई।
चरेगांव निवासी कृष्ण कुमार पारधी पूरे घटनाक्रम के विषय में बताते हैं कि वार्षिक सम्मेलन के दौरान उपस्थित सहकारी समिति के कर्मचारियों ने बताया कि वे 4,400 क्विंटल धान खरीदी के दौरान कम पाया गया था और इस पर उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार कोई आपदा नहीं आई, इसके बाद भी कैसे इतने अधिक मात्रा में धान कम हो गया। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। यही नहीं, जो भी दोषी कर्मचारी है उन पर निलंबन और सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम कलेक्टर महोदय को विज्ञापन सौंपने आए। ये मामला था कि 27/9/2021 को सोसाइटी की मीटिंग आम सभा रखी गई थी, जिसमें साल भर का पूरा आय व्यय का खर्चा बताया जाता है, जिसमें 30 लाख का खर्चा उन्होंने पूरा व्यय बताया, जिसमें धान की खरीदी की कमी 4,800 क्विंटल बताया गया, 481 क्विंटल 60 किलो कमी बताई गई, जिसको ये इस वर्ष में जो धान खरीदी की गई थी उसमें किसी प्रकार से मौसम का आपदा नहीं हुई और न किसी प्रकार से धान की सड़न हुआ और किसानों से हर प्रति कुंटल पे 2.5 किलो धान अधिक खरीदी जाती है और चिल्लर खरीदने पे थोक बेचने में कमी नहीं आना चाहिए। और चरेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सूर्या निवासी पंकज पटले ने बताया कि मीटिंग के दौरान सोसाइटी में बताया गया कि 8,99,000 का धान कम पाया गया। वहीं दूसरी ओर इस लाख रुपए की राशि वार्षिक लेखा जोखा में कम बताई गई। पंकज पटले ने आरोप लगाया कि जब सभी किसान हर बोरी पर आधा किलो धान अधिक देता है, इस बार 2700 क्विंटल धान की खरीदी हुई, इसके बावजूद भी यह राशि करोड़ों में जाती है। उसके बाद भी 30 लाख रुपए का नुकसान और 8,99,000 रुपए के धान कम होना यह बहुत ही अधिक गंभीर मामला है। जैसा कि इस बार जो मीटिंग रखी गई थी सोसाइटी में, उसमें उन्होंने 8,99,000 का धान कम बताया और 30 लाख रुपए का हानि 30 लाख रुपए की राशि जो है वो यानी कि वार्षिक में कमी बताई गई, जिसमें सभी किसानों का ये मानना है, बाकी किसानों का कहना यह है कि हर बोरी पे आधा किलो 1 किलो धान ज़्यादा देते हैं और इस बार 27,000 कुंटल धान जो है दिया गया था। तो मान के चलें कि 2700 किसानों ने 100 खंडी धान दिया, अगर हम मानते हैं तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी राशि होती है जो करोड़ों में जाती है, जो एक्स्ट्रा धान दिया जाता है। उसके बावजूद भी 30 लाख रुपए की हानि और 8,99,000 रुपए की जो राशि कमी है, ये एक 420 जैसे लगता है, ये एक बेवकूफ़ बनाए जैसे कहानी है। तो इस पे सख्त कार्रवाई हो और इसे पद से निलंबित किया जाए। अभी कलेक्टर साहब से आप लोग मिले, क्या आश्वासन दिए साहब? कलेक्टर महोदय ने इस पे कार्रवाई करते हैं बोले हैं। 2016 की हमने कॉपी लगाए जिसमें उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था और इस बार भी अब देखते हैं कलेक्टर महोदय क्या करते हैं किसानों के लिए। चरेगांव क्षेत्र के अंतर्गत सेरवी निवासी रामदयाल नगपुरे ने बताया कि जब धान की खरीदी हुई थी तब किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं आई, तो फिर कैसे इतने अधिक मात्रा में धान कम पड़ गई, इतना अधिक सोसाइटी को नुकसान हो गया। इस पूरे मामले की उचित जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को पूरे मामले की शिकायत की गई। लेके आए आप लोग? ये सेवा सहकारी समिति चरेगांव में 27/9/2021 को आम सभा रखी गई, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार 1 साल का पूरा ब्यौरा किसानों को सुनाया जाता है लाभ हानि का, जिसमें इस वर्ष समिति को 30 लाख रुपए का हानि बताया गया, जिसमें धान खरीदी हर वर्ष सेवा सहकारी समिति के माध्यम से और भी केंद्रों के द्वारा उपार्जन केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें इस वर्ष सेवा सहकारी समिति के द्वारा 27,000 कुंटल की खरीदी बताई गई, जिसमें 481 कुंटल 62 किलो का घाटा बताया गया। इस वर्ष जब खरीदी का समय चालू था उस समय पे किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा, पानी, तूफान नहीं आया और इस समय पे 481 कुंटल का घाटा होना किसानों ने मंजूर नहीं किया। इन्हीं को लेकर के हम ज्ञापन सौंपने आए कि इस पे उचित कार्रवाई हो और हर किसान से प्रति बोरी में आधा किलो धान अधिक लिया जाता है, उसके बावजूद भी एक बोरी में आधा किलो के लगभग अधिक लिया जाता है और उसके बावजूद भी 481 कुंटल 62 किलो का घाटा बताएगा। इन्हीं कारणों के साथ में 30 लाख रुपए और ये 481 कुंटल 62 किलो धान की राशि प्रबंधक एवं खरीदी प्रभारी से वसूल किया जाए। इसी के साथ उनको पदमुक्त किया जाए। चरेगांव समिति के अंतर्गत टोटल कितनी धान खरीदी हुई थी? 27,000 कुंटल।
नगर के वार्ड नंबर 28 सरस्वती नगर में गुरु नानक पब्लिक हॉल के समीप सरकारी जमीन पर निर्माण किए जाने की शिकायत मिलने पर नगर पालिका एवं तहसील कार्यालय बालाघाट का अमला मौके पर पहुंचा और अधिकारियों की मौजूदगी में निर्माण कार्यों को रुकवा कर वहां मौजूद निर्माण सामग्री को नगर पालिका के द्वारा जब्त कर लिया गया। वहीं तहसीलदार के निर्देश पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया ने बताया कि सरकारी जमीन पर दुकान का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की गई थी। सरस्वती नगर में लिबर्टी टेलर के पास अवैध निर्माण किया गया था। निर्माण कार्य को रुकवा कर आवश्यक कार्रवाई की गई। साथ ही निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। बिल्डिंग परमिशन लेकर घर बनाया गया है या अवैध रूप से बनाई गई है, दुकान को फिलहाल सील कर दी गई है। क्या है कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ पर। तो ये मतलब एक अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी ज़मीन पर दुकान का निर्माण करके। तो इसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मुझे और तहसीलदार साहब को यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। तो उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पर आए और देखा कि वास्तविक रूप में जो सरकारी ज़मीन है वार्ड नंबर 28 में सरस्वती नगर लिबर्टी टेलर के पास में कि उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो उसको तत्काल रुकवाया गया है और जो सामान था ठेकेदार का निर्माण सामग्री थी उसको नगर पालिका के द्वारा जब्त किया गया है और तहसीलदार साहब के द्वारा उसको ताला लगा दिया गया है उस दुकान पर कि जब तक इस केस का पटाक्षेप न हो जाए जब तक आप निर्माण नहीं कर सकते। सर कुछ नाम हाँ, नाम तो है ना, नाम पता है बिल्कुल। इनको हम बिल्डिंग परमिशन की भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने बिल्डिंग परमिशन लेकर घर बनाया है कि अवैध रूप से बनाया है, तो इसके लिए भी मेरे द्वारा इसमें नोटिस जारी किया जा रहा है। विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की विद्वान अदालत में हत्या के मामले में आरोपी अशोक पिता मेजलाल सिरसाम 29 वर्ष को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। लामता थाने के ग्राम डोंगरबोड़ी निवासी इस आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते अपने चाचा की उभारी से मारकर हत्या कर दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक और उसके चाचा सतनलाल सिरसाम के बीच में घरेलू विवाद चल रहा था। 1 मार्च 2020 की रात्रि करीब 8 बजे सतनलाल सिरसाम अपने भतीजे अशोक सिरसाम के साथ नए घर में बैठे थे। आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के दौरान दोनों चाचा भतीजे के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया और अशोक ने उभारी से अपने चाचा सतनलाल की पिटाई कर दी, जिसे लामता के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लामता पुलिस ने इस मामले में अशोक के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र विद्वान अदालत में पेश किया था। अमरनाथ केसरवानी की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी अशोक के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी अशोक सिरसाम को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी MM द्विवेदी लोक अभियोजक ने की। आज माननीय अमरनाथ केसरवानी प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आरोपी अशोक सिरसाम को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना 1 मार्च 2020 की है। थाना लामटा के ग्राम डोंगरबोड़ी की आरोपी अशोक सिरसाम ने अपने काका सतनलाल को गाड़ी की जो लकड़ी है होती है उभारी, उस उभारी से मारपीट किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास के और तथा 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 2 दिन पहले जिला जेल में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे एक आरोपी ने विचाराधीन कैदी को हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे दीवार में पटक कर घायल कर दिया गया। घायल विचाराधीन कैदी सुजल पिता सत्य प्रकाश गिरी 24 वर्ष वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुजल गिरी चोरी के मामले में पिछले 1 माह से जिला जेल में बंद है। दिनेश शकाराम नामक यह कैदी 376 के मामले में जेल में है। बताया गया है कि 29 सितंबर को प्रातः 7:30 बजे सुजल जब मुंह धो रहा था, उस समय दिनेश ने सुजल को पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता उसे टॉयलेट ले जाने के लिए बोला था, किंतु सुजल ने उस व्यक्ति को टॉयलेट ले जाने से मना कर दिया और वह बैरक से ब्रश करते हुए बाहर निकल गया था, जिससे गुस्साए दिनेश और सुजल के बीच मारपीट हो गई और दिनेश ने सुजल को दीवार पर पटक दिया था, जिससे उसके बाएं कान में अंदरूनी चोटें आई। इस घटना के संबंध में सुजल ने जेल के हेड को बताया था, जिससे दिनेश को बुलाकर सुजल से माफी भी मंगवा ली गई थी।
कान में अंदरूनी चोट आने से सुजल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली से उप निरीक्षक देवखंड सोनी ने जिला अस्पताल पहुंचकर सुजल के बयान लिए, किंतु उसने कैदी दिनेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाएगी, जहां जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए गांधी जयंती के एक दिन पूर्व ही जिले में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। जहां आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी की जयंती को स्मरण करते हुए शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय भरवेली में फिट इंडिया प्लेइंग रन मशीन का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय भरवेली, सीआरपीएफ 123वीं बटालियन और भरवेली मॉयल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत लोगों को स्वच्छता अपनाने, अपने परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने और अन्य लोगों को भी स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं और एनसीसी स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने परिसर में पड़े कचरे को संग्रहित कर एक रैली निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। 30 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उनका उपचार किया जा रहा है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 पर पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 30 सितंबर 2021 तक कुल 9,104 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 9,029 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। बालाघाट जिले में 30 सितंबर 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 2,69,052 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 30 सितंबर को कोरोना टेस्ट के लिए 954 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 937 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के हालात सुधारने के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लाख कोशिश कर ले, लेकिन आए दिन ऐसा कुछ वाकया यहां पर घटित हो जाता है कि यह ट्रॉमा सेंटर सुर्खियों का सेंटर बन जाता है। गुरुवार की रात को भी एक ऐसा कुछ वाकया सामने आया जब एक परिजन ने डिलीवरी के लिए एक महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। ट्रॉमा सेंटर की जिम्मेदारी चिकित्सकों के द्वारा कई बहाने कर सीजर नहीं किया गया, जिस कारण डिलीवरी करवाने वाली महिला की जान पर बनाई। समय रहते परिजनों ने तत्परता दिखाई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जैसे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बच सके। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान लालबरा क्षेत्र के धपेरा मोहगांव कटिंग टोला निवासी डुलन सयाम ने बताया कि उनके द्वारा डिलीवरी के लिए महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने खून की कमी और ऊंचाई कम होने का हवाला देते हुए सीजर नहीं किया गया। स्थिति और भी खराब होने पर रात करीब 12 बजे महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। परेशानी तो सीजर थिएटर में ले जाने के बाद तो रिटर्न करने में लगे से फर्स्ट राउंड तो वो ब्लड कम ही बताए, सेकेंड राउंड रात में ले गए तो नाटी है, उनका एज ज़्यादा है, इस वजह से वापस करवा दिए। उनकी आर्थिक स्थिति और गंभीर होने लगी तो अब क्या करते हैं, मजबूरी में मेम को फोन लगाए, मेम आई, ऑब्जेक्शन उठाई, सर को बुलाए। कितने बजे रहा होगा उस समय? रात में 11-12 के करीब सर। फिर 12 बजे कहाँ ले गए उतने समय? उतने समय मैडम का नाम क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल। प्रसूता महिला के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे उसके देवर ने बताया कि महिला की अधिक उम्र होने का हवाला दिया गया। महिला की हालत बहुत अधिक खराब होने लगी, उसे देखते हुए रात में ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। निजी अस्पताल में सीजर करवाने की वजह से बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ा है। मेरी भाभी जी है। कब लाए थे? 29 तारीख। फिर क्या हुआ? फिर सर उन्हें सीजर के वजह से उन लोगों ने सीजर होगा बोले टाइम दिए। उन लोगों ने सीजर करवाते समय जब जांच हुई उन्हें तो उन लोगों ने बोले इनको ब्लड की कमजोरी है। ब्लड लगवाने के पश्चात बोले आप इनका यानी ऑपरेशन शाम के टाइम में होगा। फिर बोले शाम के टाइम में जब देखे तो उन लोगों ने बोले इसकी ऊंचाई कम है और इसकी एज अधिक होने के कारण इसके ऑपरेशन नहीं कर सकते हम लोग। इन लोगों ने ऐसा कहा। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने मरीज की हालत बहुत खराब होने लगी। इसके पश्चात हम लोगों ने एम्बुलेंस बनवाए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। प्राइवेट में किसके यहाँ ले गए थे? ममता डोंगरे के यहाँ। तो यहाँ पे भी तो वो करते हैं ना?
ममता डोंगरे पता नहीं सर जी, इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हो जाता वही सीजर तो आप लोग को कितना पैसा नहीं लगता? लगता कम नहीं लगता सर जी यहाँ पे तो। अभी भी पैसे थे कि नहीं आप लोग? पैसे नहीं है सर जी, उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और उनके जो हस्बैंड है, पति है, वो गाय चराते हैं। उनके पास इतना है तो नहीं है इलाज करने और ऑपरेशन करने ला के पैसे उनके पास। अब लगभग कितना पैसा देना पड़ेगा वहाँ? कम से कम 30 से 35 हजार लगेंगे सर उन्हें। अब इतने पैसे हैं आप लोग? जी नहीं। अब कैसा करोगे? अब कर्जा करेंगे सर जी, कहीं से लाएंगे नहीं, या तो फिर यहाँ से मैडम लोगों से, गवर्नमेंट के माध्यम से कहीं से हमको न्याय दिला सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। इस विषय की जानकारी बाकायदा पीड़ित महिला ने परिजनों के द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक लिल्लारे को लिखित रूप में दी गई, जिस पर सिविल सर्जन डॉक्टर लिल्लारे के द्वारा उक्त मामले की जांच करवाए जाने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर के भीतर कार्यरत महिला चिकित्सकों के द्वारा प्रसूति कराने पहुंची महिलाओं के परिजनों से निजी अस्पताल में जांच और पूरी फीस ली जाती है और उसके बाद ही ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन किया जाता है। जो मरीज निजी अस्पताल पहुंचकर महिला चिकित्सकों को पैसे नहीं देता है, उनके ऑपरेशन डिलीवरी नहीं की जाती। जो ऐसा नहीं करता वह बहुत ही परेशान होता है। यह जानकारी और शिकायत दर्जनों बार ट्रॉमा सेंटर पहुंचे परिजनों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दी जा चुकी है। कुछ परिजनों ने तो इस बात का खुलासा भी किया है कि जिन महिलाओं की डिलीवरी की जाती है उनके परिजनों और महिला चिकित्सकों की कॉल डिटेल निकाली जाए तो पूरी जांच का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार ट्रॉमा सेंटर में किस तरह की अनियमितता और तानाशाही चल रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पैसा देगा उसी का ऑपरेशन होगा, उसी का सही इलाज होगा और जिसके पास पैसे नहीं होंगे वह केवल परेशान होगा और अपनी जान जोखिम में डालेगा। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 1 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में कहा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार करने की जरूरत है। शिकायतें मिल रही है कि अस्पताल में मरीजों को चिकित्सकों व स्टाफ के द्वारा अटेंड नहीं किया जा रहा है। आगे से ऐसा नहीं चलेगा। मैं स्वयं कभी भी अस्पताल के निरीक्षण में पहुंच सकता हूं और मुझे किसी तरह की कमी या शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मेरे द्वारा जिला चिकित्सालय का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक या स्टाफ के नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना अब यह है कि ट्रॉमा सेंटर में हुए घटनाक्रम और प्रसूति महिला को सीजर से इनकार करने के मामले में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा आगामी दिनों में किस तरह की कार्रवाई करते हैं। वाराणसी नगर के गांधी बाल उद्यान में शुक्रवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अपशिष्ट वस्तु से निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विषय के अनुरूप अपशिष्ट वस्तु से निर्मित कलाकृति की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उपस्थित लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें घर के टूटे फूटे बर्तन से बर्तन बैंक, खराब कपड़ों से थैले एवं विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े अपशिष्टों से इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, आदर्श घर, गार्डन, रेलवे स्टेशन, जहाज सहित अन्य प्रकार के मॉडल विद्यार्थियों के द्वारा बनाकर लाए गए थे, जिसका निरीक्षण के पश्चात उपस्थित अधिकारियों के द्वारा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी को अपशिष्ट थर्माकोल से निर्मित रेलवे स्टेशन मॉडल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं केशव इंग्लिश स्कूल वाराणसी के द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मॉडल व हाउस मॉडल के ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टीलीवाई शासकीय माध्यमिक शाला वाराणसी ने छोटे बड़े आकर्षक मॉडल बनाए थे।